हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2019 मार्च का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें पूरे पेपर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर, वो दोनों ही मैं पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस पेपर सॉल्यूशन में मैं सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको सॉल्व करवाऊँगा और बड़े क्वेश्चंस में इसलिए नहीं करवाता क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं मार्च 2019 जीएसईबी गुजरात बोर्ड 10th का पेपर सॉल्यूशन। पार्ट ए में, इसमें ना पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस थे, तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट्स 2 3 एंड a0 इज। तो इस प्रॉब्लम को आप डिस्टेंस फार्मूला से काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें x1 है 2 और y1 है 3, x2 है a और y2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दे दिया गया है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, उसको स्क्वायर करोगे, सो डायरेक्टली यू विल गेट आंसर एज ए इज इक्वल टू 2। जल्दी से सेकंड शीट पे जाते हैं। ओके, a00 b20 c0 -2 आर द वर्टिसेस ऑफ अ डैश ट्राइंगल। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन पॉइंट को वर्टिसेस के ऊपर दिखा दो। जैसे ही आप इनको वर्टिसेस के ऊपर दिखा देते हो, जैसे कि मैंने दिखाया है, आपका आंसर काफ़ी क्लियर हो जाता है, जो कि आपको दिख रहा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है जिसकी दो साइड्स सेम है। आगे बढ़ते हैं। 2,4,3,5 and 4,3 are the vertices of a triangle ABC. Hence, the coordinate of centroid of a triangle. किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड ढूंढने का फॉर्मूला बड़ा ही आसान है। x1 plus x2 plus x3 divided by 3 for x coordinate, and for y coordinate y1 plus y2 plus y3 divided by 3. तो अगर आप इस फॉर्मूला में सारे वैल्यू सही से पुट करते हो, योर आंसर विल बी b3,4। और इसको बाय फिगर भी आप वेरीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट हालांकि 1 मार्क्स के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। इफ 5 sin थीटा इज इक्वल टू 4 cos थीटा, देन थीटा इज इक्वल टू। तो यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप क्या करो, साइन और कॉस को, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, साइन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू आ जाती है सीधी 4/5, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। फिर इफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है, जिसमें 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज वी ऑल नो इट इज cos स्क्वायर थीटा। तो अगर आप सारी वैल्यू सही से पुट करते हो, तो sec स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे sec है वो रेसिप्रोकल है कॉस का, तो दोनों ही कॉस कॉस कट हो जाएंगे और आपके पास आंसर बच जाएगा 1। आगे बढ़ते हैं थर्ड स्लाइड के ओर। 50 ऑब्जेक्टिव्स, अगर आने वाले एग्जाम के लिए भी इन ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करते हो ना, तो काफ़ी प्लॉट आपका सही हो जाएगा। फॉर ट्राइंगल ए बी सी साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू वॉट। तो यहाँ पे हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री होता है, जिसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ट्राइंगल के लिए। तो अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का सहारा ले, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब मैं अभी क्या करता हूँ, मुझे b प्लस सी चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है b प्लस सी डिवाइड बाई 2 चाहिए। तो पहले तो आप a को उस तरफ भेज दो जैसे कि मैंने भेजा है, और दोनों इक्वेशन में दोनों तरफ से डिवाइड बाई 2 कर दो। तो आपको दोनों तरफ b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2 मिल जाएगा। दोनों तरफ आप साइन ट्रिग्नोमेट्री लगा दो, तो आपको पता ही है कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री के आधार पे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाता है कॉस थीटा। तो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा कॉस ए बाई 2। 7 इफ tan 7 थीटा इंटू tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ पे बहुत ही आसान है, आप क्या करो, एक को इनवर्स में ले जाओ, रेसिप्रोकल में ले जाओ। तो tan 7 थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, जो कि हो जाएगा cot थीटा। cot को आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में आप लिखोगे तो 90 माइनस 3 थीटा tan में हो जाएगा। दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप इग्नोर कर सकते हो, तो 7 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, 7 थीटा प्लस 3 थीटा हो जाएगा tan थीटा, विच इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 9 डिग्री। तो ये भी बड़ा आसानी से हो सकता है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म आप याद रखो, एंगल ऑफ एलिवेशन में जितना बड़ा एंगल उतना ऑब्जेक्ट नजदीक, जितना छोटा एंगल उतना ऑब्जेक्ट दूर।
एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये चीज उल्टी हो जाती है, जितना एंगल छोटा उतना ऑब्जेक्ट दूर, जितना एंगल बड़ा उतना ऑब्जेक्ट नजदीक। तो जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन रखो ना, तो ये बात अगर ध्यान में रखते हो तो ऐसे ऑब्जेक्टिव काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, जिसमें कि 25 डिग्री छोटा एंगल होने की वजह से उस वाला ऑब्जेक्ट दूर हो जाएगा, और 40 डिग्री बड़ा एंगल होने की वजह से वो वाला ऑब्जेक्ट नजदीक आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। बस ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखो। 9th, ये ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है कि अगर हाइपोटेनियस 10 मीटर्स हैं और बेस हमारा है 8 मीटर्स, तो इसको पीजीटी लगा के आप सॉल्व करो, पाइथागोरस थ्योरम, बड़ी ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, साथ में पीडीएफ से भी आप देख सकते हो। आगे चलते हैं 4th स्लाइड के ऊपर। ठीक है। When the length of a shadow of a tree becomes equal to the, यहाँ पे भी फिर से ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे अगर दोनों डिस्टेंस और हाइट दोनों सेम है तो आंख बंद करके उसको 45 डिग्री कर दो, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में ही दोनों साइड सेम होती है, इसका मतलब है दोनों ऑपोजिट एंगल भी होंगे सेम, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से 90 + 2x = 180 हो जाएगा। 90 को उस तरफ ले जाओगे तो 2x = हो जाएगा 90, तो x = हो जाएगा 45। तो इसको आसानी से ही सॉल्व कर सकते हो। आंसर इज 45 डिग्री। If all the 4 vertices of a quadrilateral ABCD lies on the circle, यहाँ पे एक चीज याद रखो कि जब भी क्वाड्रिलेटरल के सारे पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, जिसकी प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब सामने वाले एंगल का एडिशन हमेशा ही 180 डिग्री होगा। तो ये बेनिफिट में है। B और D ऑपोजिट एंगल है, अगर D 60 है तो इसको मैं बिना देखे बोल सकता हूँ कि B = 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गो थ्रू इट। 12th, in the following figure T and TB are the tangents drawn from the exterior point T to the circle. If TA = 10, then TAB = 60 degree. Then length of the chord AB is, तो यहाँ पे आपको PGT और उसके साथ साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री दोनों ही साथ में करना पड़ेगा। अगर आप सही तरीके से सब कुछ करते हो तो यहाँ पे देखो 60 डिग्री हमें मिल जाता है, उसके साथ ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप cos 60 लगा दोगे तो AM/80 हो जाएगा। सारी चीज़ अगर करोगे तो टेंजेंट की लेंथ AM मिल जाएगा, उसको आप डबल कर दोगे तो कॉर्ड की लेंथ मिल जाएगी विच इज़ 10 सेंटीमीटर। एक्चुअली यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं दिया गया, सो यू कैन यूज एनी यूनिट। नेक्स्ट 13, इन अ सर्कल O as a center and R as a radius, if the angle subtended by the minor arc at the center of the circle is 0, then the length of the minor arc L will be, हमें पता है माइनर आर्क का फॉर्मूला है θ/360 × 2πr, जहाँ पे 2πr हमारा सर्कमफरेंस है। तो उस हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको सीधा ही θ/πr, जहाँ पे 2 × 360 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा πr/180, सीधा ही हो जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th स्लाइड के ऊपर। ठीक है, माइनर आर्क थीटा, ओके चलो। The length of an arc of a circle having radius 15 cm is 20 cm, hence the area of the minor sector is, लेंथ को पहले सॉल्व करोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, उसके बाद हाँ राइट, लेंथ को आपको सबसे पहले सॉल्व करना होगा तो आपको थीटा मिल जाएगा, बाद में उसी थीटा की वैल्यू को अगर आप एरिया के फॉर्मूला में डालोगे जो कि है θ/360 × πr², ये एरिया के लिए है। तो आप सब कुछ अगर काटकुट सही से करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो आपको आंसर मिल जाएगा 150, जो कि हमारे सेक्टर का एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट 15, if the radius of the circle is increased by 20%, then the corresponding increase in the area of a circle is, अगर आप किसी सर्कल के रेडियस में 20% की बढ़ोतरी करते हो, यू आर इंक्रीजिंग इट, तो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एरिया कितना होगा, उसके साथ साथ एरिया कितना बढ़ेगा। बहुत ही ईजी है, यहाँ पे न्यू रेडियस जो है वो 120% है, क्योंकि 20% तो बढ़ गया, 100% वो था, तो यहाँ पे जो नया रेडियस है वो 1.2 टाइम्स पुराने रेडियस है। तो सिर्फ फॉर्मूला के अंदर r की जगह पे 1.2r डालो, सॉल्व करो, आपको आराम से जवाब मिल जाएगा विच इज 144%, जिसका मतलब होता है 100 के ऊपर 44% बढ़ा।
तो 44% increase you can expect. The ratio of the area of a two circle is 9:16. The ratio of their circumference. यहाँ पे एरिया का दिया है तो एरिया का फॉर्मूला डाल दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है a1/a2 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर टू द i r2 स्क्वायर, पाई पाई होगा कैंसिल, r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर जो कि दिया गया है 9/16, स्क्वायर रूट निकालो तो बन जाता है 3:4। तो 3:4 को आप सर्कमफरेंस के में डाल दोगे तो आपको सीधा मिल जाएगा 3:4, जो कि हमारा आंसर है सी। 17 द फॉर्मूला टू फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ अ कोन। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोन का फॉर्मूला याद रखो, जो कि आपको रखने ही चाहिए, एग्जाम नज़दीक है। सारे ही फॉर्मूला का वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा, उसमें कुछ ऐसे भी फॉर्मूला होंगे जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूरी बुक में ढूंढोगे तो कहीं पे नहीं मिलने वाले, तो वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। वो भी मैं जल्द से जल्द आपको यूट्यूब में अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। और आगे बढ़ते हैं 6 स्लाइड के ऊपर। द फॉर्मूला टू फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉइन ऑफ अ 1 रुपी कॉइन। अच्छा, 1 रुपी कॉइन हो, 2 रुपये कॉइन हो, 25 पैसे का कॉइन हो, वो एक्चुअली सर्कल नहीं है, वो एक्चुअली सिलेंडर है जिसकी थिकनेस काफ़ी कम है, जिसकी हाइट काफ़ी कम है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लग जाएगा सिलेंडर का। तो एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस सिलेंडर हो जाता है सरकमफरेंस इनटू हाइट, तो वो हो जाएगा 2 पाई r h। सारी चीज़ें आप सही से डालोगे, नहीं इसमें तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा है, तो इट इज़ 2 पाई r h। नेक्स्ट, the volume of a cylinder is 1408 centimeter cube and its height is 7 centimeter and the radius is dash। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हो जाता है पाई r स्क्वायर h। इसमें सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा रेडियस, रेडियस हो जाएगा हमारा 64 जो कि है स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 8 जो कि है परफेक्ट स्क्वायर। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 8, तो आंसर विल बी 8। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दिया गया है। 20 फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ फॉलोइंग क्लोज फिगर इज डैश यूनिट। ये काफ़ी अच्छा है, जितना बड़ा है उतना ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग हमें पता है कि ये पहला बॉक्स जो है वो स्क्वायर है, दूसरा बॉक्स है वो भी स्क्वायर है, और तीसरा शेप जो है वो ट्राइंगुलर है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, स्क्वायर का फॉर्मूला डालना है, दूसरे स्क्वायर का फॉर्मूला डालना है, प्लस राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला डालना है। तीनों के एरिया मिल जाए, तीनों को छोड़ दो तो आपको फाइनल एरिया मिल जाएगा जो कि है 31 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ पे 31, यहाँ पे यूनिट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी लेंथ है, मीटर, सेंटीमीटर, बहुत सारे सब यूनिट होते हैं, बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, इन्होंने क्लेरिफाई नहीं किया, तो हमने 34 यूनिट स्क्वायर करके छोड़ दिया। वरना यूनिट ऐसा कोई लेंथ का वो नहीं है पर्टिकुलर। ठीक है, चलो 7। फॉर सम डेटा z इज इक्वल टू 20, m इज इक्वल टू 30, देन फाइंड x बार। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में से एक फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अगर ये फॉर्मूला अगर आप जानते हो तो सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा 35, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। Next, for m plus x bar is equal to 22 and m minus x bar is equal to 2, we have z is equal to, तो z is equal to क्या होगा, तो यहाँ पे देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है। इसको बड़े ही आसानी से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, जिसमें आपको मिल जाएगा मीडियन m इज इक्वल टू 12। मीडियन मिलने के बाद आपको वही फॉर्मूला 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, जैसे कि यहाँ पे है उसमें डाल दो, उसको सॉल्व करो तो आपको मोड आसानी से मिल जाएगा जो कि है 16, और यहाँ पे हाँ मोड ही पूछा है तो इट विल बी 16। एक चीज़ आप खास ध्यान रखो कि यहाँ पे ना हर बार आपको मीडियन मोड ऐसे लिख के नहीं पूछेंगे, तो उसके आपको सिंबल्स याद रखने काफ़ी ज़रूरी है। मीन जैसे कि आप जानते हो उसको बोला जाता है x बार, मोड होता है z और मीडियन होता है m, तो इसको आप हमेशा याद रखो। 23rd, द मॉडल क्लास ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन। जब भी मॉडल क्लास की बात हो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ढूंढो, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 17 है, तो मॉडल क्लास हमारा हो जाता है 30 to 40। 24, on a tossing a balanced dice once the probability of number obtained as a multiple of 3। जब भी हम किसी डाइस को फेंकते हैं तो 3 के मल्टीपल 2 ही होते हैं, एक तो 3 खुद और एक होता है 6, तो यहाँ पे जो फेवरेबल केसेस है वो 2 ही है, 2 बार ही ऐसा होगा कि या तो 3 या 6 आएगा।
टोटल नंबर ऑफ केसेस है 6, तो ये हो जाता है 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे सी हमारा हो जाएगा 1/3 इज द राइट आंसर। 8 आगे बढ़ते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ C is 3/5 then probability of C bar is equal to 1 minus probability of C। किसी चीज का घटना किसी चीज के ना घटने के बराबर ही होता है एक्चुअली तो, अगर बायस्ड इवेंट हो, पर यहाँ पे अनबायस्ड इवेंट है तो इसको बस 1 में से माइनस करना है। तो 1 minus 3/5 which is equal to 2/5, ऑप्शन विल बी राइट आंसर विल बी A। 26 द प्रोडक्ट ऑफ अ 4 consecutive positive integer is divisible by। इसको अगर आप सच में एग्जीक्यूट करने जाओगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे, तो दिन की रात होगी, रात का दूसरा सवेरा हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन काफी लंबा है और 1 मार्क के लिए करना पागलों वाली बात है। तो उसके लिए मैं आपको क्विक थियरम बोलता हूँ। अगर कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हो और कितने भी हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, तो उस वो किससे डिविजिबल होगा उसको अगर जानना है तो 4 फैक्टोरियल आप याद रखो। फैक्टोरियल कम्स फॉर 11th एंड 12th क्लास मैथ्स। 11th 12th में फैक्टोरियल आता है, बट आप ये चीज़ याद रखो कि फैक्टोरियल का मतलब होता है कंटिन्यूस डिक्रीजिंग मल्टीप्लिकेशन। फॉर यहाँ 4 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, तो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 into 3 into 2 into 1, 4 3s are 12, 2s are 24। तो वो जो नंबर होगा वो 24 से डेफिनेटली डिविजिबल होगा। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है तो 3 into 2 into 1, 3 2s are 6 into 1 that is 6, तो वो हो जाएगा 6। तो कोई भी हो 1 मार्क के लिए यही सही होता है। तो ये आप क्विक थियरम, आप चाहो तो मैंने इसका एलोब्रेशन भी लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हो और हर बार सही बैठेगा आपका आंसर। The decimal expansion of 2517 upon 6250 will terminate after। ये नंबर कौन से डिजिट के बाद टर्मिनेट खत्म हो जाएगा, तो इसको अगर याद रखना है तो नीचे जो भी हो, डिनोमिनेटर जो भी हो, उसको 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट करो। जैसे कि मल्टीपल का मतलब 10 के पावर में कन्वर्ट करो, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख ऐसे कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे 6250 है वो ऑलरेडी 1000 से बड़ा है, 10,000 से छोटा है, तो इसको कोशिश करो कि 10,000 या 1 लाख के ऊपर कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे अगर मैं 6 to 5 को देखूँ तो यहाँ पे 25 into 10 होता है, 10 को छोड़ दो क्योंकि वो मल्टीपल है। 25 को ऐसे कन्वर्ट करो जिससे वो 100 बने। तो यहाँ पे 25 4 जा 100, 25 4 जा 100, तो यहाँ पे 2 100 और एक 10, मतलब टोटल 5 जीरो हमें मिल गए। बस ये जीरो को ही काउंट करना है। तो डिनोमिनेटर में जितने जीरो होंगे उतने नंबर के बाद वो टर्मिनेट हो ही जाएगा। Because if a denominator is in the form of 2 power m, 5 power n, तो वो टर्मिनेटिंग है। कितने प्लेसेस के बाद है वो डिपेंड करता है कि जीरोस कितने हैं। तो यहाँ पे 5 zeros है तो दिस नंबर विल डेफिनेटली टर्मिनेट आफ्टर 5 digits। 28 the zeros of a quadratic polynomial dash are 4 and 3। अगर जीरोस दिए हैं that means x is equal to 4 and x is equal to 3। इसको अगर सॉल्व करोगे तो x minus 4 is equal to 0 and x minus 3 is equal to 0। अगर आप इसको सही तरीके से ओपन करते हो ब्रैकेट तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही मिल जाएगा, जो हमारा है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं 9th स्लाइड में। When p of x is equal to 40x square plus 11x minus 63 is divided by x plus 2 then dash is obtained as a remainder। इसमें डिवीजन करने मत जाना, एक शॉर्ट फॉर्म है हमारा, वो अगर डिविजिबल है, ठीक है, और देन डैश इज ऑब्टेन्ड एज अ रिमाइंडर, और रिमाइंडर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइजर हमें दिया गया है x plus 2 विच इज इक्वल टू 0, ऐसे समझ लो। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -2। इसी x इज इक्वल टू -2 को उठा के आप पॉलिनोमियल में रख दो 40x स्क्वायर में। अगर इसमें रख देते हो तो आपको जो बचा हुआ मिलेगा ना वही रिमाइंडर है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो 75 आपको बचा हुआ मिल रहा है, दैट मीन्स 75 इज अ रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर नहीं छोड़ता, जीरो हो जाता है, दैट मीन्स इट इज अ परफेक्टली डिविजिबल। तो ये मेथड आपकी सस्ती पड़ेगी 1 मार्क्स के लिए। If alpha, beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial and p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to d comma a is not equal to 0, then 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 1 upon gamma is equal to what। ये काफ़ी फेवरेट इक्वेशन है बोर्ड के लिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी पूछा जाता है जिसमें ये लोग पूछते हैं 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to what।
करना कुछ नहीं है, 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 1 अपॉन गामा, इसका एलसीएम ले लो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि है सम ऑफ जीरोस, और नीचे आपको मिल जाएगा अल्फा बीटा गामा विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें जानते हैं माइनस सी अपॉन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा होता है डी अपॉन ए। तो यहाँ पे ए हो जाएगा कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस सी अपॉन डी। सस्ते में छूटे, आंसर भी फटाफट आ जाएगा। 31. If 3x plus 2y is equal to 7 and 2x plus 3y is equal to 3, then x minus y is equal to, कुछ भी नहीं करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो, आपको बड़ी ही आसानी से x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा आ जाता है 4। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, स्लाइड 10। If in a 2-digit number the digit at a unit place is x and digit at a 10 place is 4, then the 2-digit number is, अगर कोई वंस प्लेस पे है उसका मतलब है उसकी पावर 1 गुना है, अगर वो टेंस प्लेस पे है तो उसका मतलब है उसकी ताकत 10 गुना है। तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे 4 है, उसकी की ताकत 10 गुना मतलब 40, और वंस प्लेस पे x है उसकी ताकत 1 गुना मतलब x इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। इन दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा 40 प्लस एक्स, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। 33. डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। कौन सा सॉल्यूशन है जो लीनियर इक्वेशन इन अ 2 वेरिएबल का है? कुछ भी मत करो, जो भी ऑप्शन दिए हैं उसको इक्वेशन में डाल के देखो। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, इफ यू आर पुटिंग इट करेक्टली तो आपको सीधा ही आंसर मिल जाएगा, LHS इज इक्वल टू RHS हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट 34. The graph of a linear polynomial p of x is equal to 5x plus 3 where x belongs to real number is dash. यहाँ पे ग्राफ लीनियर पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स ये लाइन ही है, इसमें तो कुछ और बोल नहीं सकते, तो B is the right answer. 35. The solution is a set of the given pair of linear equation 5x minus 5y is equal to minus 5 and 3x upon 2 minus 3y upon 2 plus 3 upon 2 is equal to 0. हाँ, तो ये तो बड़ा ही अच्छा। तो यहाँ पे काफ़ी आसानी से देखो, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 5, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 को अगर आप एलसीएम ले लो, कॉमन ले लो, तो उसको उस तरफ भेज दो तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों को देखो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो रहा है, जो कि कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ही है, ठीक है, एक ही लाइन है ये। तो क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, एक दूसरे के ऊपर ही है, तो ऐसे बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे जो कि सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं, जो दोनों लाइंस में आंसर देते हैं। तो सी विल बी राइट आंसर, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन डेफिनेटली। आगे बढ़ते हैं 11th स्लाइड पे। If one root of quadratic equation kx square minus 4 under root 5x plus 5 is 0 is under root 5, then k is equal to, यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया है, दैट मीन्स x is equal to root 5 अगर इस पॉलिनोमियल में आप रखोगे तो इट विल गिव 0 एज आंसर। इसी चीज का फायदा हमें लेना है, x is equal to root 5 को इस पॉलिनोमियल में रखो, सही से सॉल्व करो तो आपको k मिल जाएगा 3। सो हियर a is the right answer. 37. If dash then the quadratic equation has no real roots. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट्स कब होते हैं? जबकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा। यहाँ पे मैंने हालांकि सारी कंडीशंस लिख रखी हैं। इफ d इज ग्रेटर देन 0 इट हैज अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। रियल का मतलब है हकीकत में है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आंसर्स हैं, रूट्स उसके अलग अलग हैं। इक्वल टू 0 होता है तो उसके रियल और आइडेंटिकल दोनों, रूट तो दो ही है पर दोनों आइडेंटिकल है, मतलब यहाँ पे x की एक ही वैल्यू आपको मिलेगी, उसको 2 बार रिपीट करना है। लाइकवाइज इफ d इज लेस देन 0, ये आपका कॉन्सेप्ट चला जाता है इमेजिनरी रूट्स में। नॉट रियल का मतलब होता है इमेजिनरी। ये कॉन्सेप्ट आपका 11th 12th में खुलेगा, बट हालांकि इसको इमेजिनरी लिखो या नॉट रियल लिखो, दोनों एक ही बात है। तो d इज लेस देन 0 वो हमारा सही आंसर है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे है b स्क्वायर माइनस 4ac। इफ यू डोंट नो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac करके कर सकते हो। 38. डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू डैश फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें से करोगे तो b आपको मिल जाएगा माइनस 10, a इज इक्वल टू मिल जाएगा आपका 25 एंड c इज इक्वल टू मिल जाएगा 1।
सारी वैल्यूज को सही से पुट करो, 100 माइनस 100 जो कि डिस्क्रिमिनेंट होता है 0, इसका मतलब है रियल एंड आइडेंटिकल हो जाएंगे। ये तो पूछा नहीं है, ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। 39. For a formula to find the root of a quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, a is not equal to 0 by method of completing the square was given by a mathematician Sridhar Acharya. आचार्य जी ने हमें ये completing the square वाला मेथड दिया था, जिसी के सहारे डिस्क्रिमिनेंट और ये सारी चीज़ें हम आगे जाके कर पाए। बट इंडियन मैथमेटिशियन है, आपको इनका नाम ज़रूर से याद रखना चाहिए, जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर है उसके लिए ये थे। आगे बढ़ते हैं, 11th के बाद 12th, ठीक है, खत्म है। 14th क्वेश्चन, फॉर एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T3 टर्म 3 या फिर A3 लिखो, दोनों एक ही बात है, T7 लिखो या A7 लिखो, दोनों एक ही बात है, T10 इज इक्वल टू वॉट। ये काफ़ी आसान है, फॉर्मूला रखो। T3 के लिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D। दोनों को आप जैसे लाइन सॉल्व करते हो, लाइन को आप एलिमिनेशन मेथड से करते हो, वैसे ही मैंने किया है, जिससे मुझे D मिल गया और A मिल गया। A और D मिलने के बाद तो बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि A10 का फॉर्मूला डालो विच इज A प्लस 90, सारी वैल्यूज पुट करो, सो A10 विल बी 36। 14th क्वेश्चन, इफ x प्लस 2 3x minus 1 4x plus 1 are the three consecutive terms of an arithmetic progression। अगर ये तीन consecutive है और arithmetic progression है, उसका मतलब ये difference सेम ही रहेगा। तो difference का मतलब होता है a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3। ये सारी वैल्यूज अगर आप सही से पुट करते हो तो आपको इक्वेशन मिल जाएंगे, जिसको सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा x is equal to 5। 42, if 5 plus 7 plus 9, तो यहाँ पे देखो a is equal to 5 और डिफरेंस हमारा है 2 का, और n टर्म्स का समेशन 437 हो रहा है, तो ये तो क्लियर हो गया कि Sn वाला फॉर्मूला लगेगा। तो Sn वाला फॉर्मूला आप सही से लगाते हो तो यहाँ पे आपको n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 437 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि आपको मिल जाएगा n इज इक्वल टू 19। हालांकि इसको 1 मार्क्स में पूछना नहीं चाहिए, मैंने देखा है कोई और ऑल्टरनेटिव छोटी मेथड नहीं है, तो इसके अंदर तो क्या टाइम वेस्ट होगा ही होगा। बट मेरा एक सजेशन है, जब भी आपको बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम्स लंबे लगे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि 1 मार्क्स के लिए ये प्रॉब्लम काफ़ी लंबा है, उसको छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसको बोर्ड के एग्जाम से ही छोड़ दो, बट टेम्पररीली जब आप ऑब्जेक्टिव सोल्व कर रहे हो उसको साइड में रखो। सो एट द एंड जब आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तब आप उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो। सो प्लान अकॉर्डिंगली, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे फंसाने के लिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट हो और आपका पेपर टाइम शॉर्ट हो जाए। तो बी स्मार्ट, जो बड़े वाले प्रॉब्लम आपको देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये कुछ ज़्यादा टाइम ले रहा है, 1 मिनट से ज़्यादा ले रहा है, तो लीव इट, उसको बाद में करेंगे हम, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट 43rd, इफ -4 and 3 आर द रूट्स ऑफ अ वेरिएबल ऑफ x, x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 3, दोनों को सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पाओ और ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाओ। तो जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट 13th, in triangle ABC and DEF, ABC is corresponding to DEF is similarity if AB plus BC is equal to 10, DE plus EF is equal to 12, AC is equal to 6, then DEF is equal to what? जब भी दो ट्राइंगल कॉरस्पॉन्डिंग हो, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में हो, तो एक चीज याद रखो, उसके साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग होती हैं, समेशन ऑफ साइड्स भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है, मतलब पेरीमीटर भी कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर भी हो जाएगा, और इंडिविजुअल अब दो साइड करते हो तो भी वो कॉरस्पॉन्डिंग ही रहेंगे। इसी चीज़ का फ़ायदा हम लेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर और दो साइड मैंने लिए हैं कंपैरिजन के लिए, क्योंकि इसी से मेरा जवाब आ जाएगा। तो यहाँ पे DF अगर आप इसी तरीके से करते हो तो आपको DF मिल जाएगा 36/5, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7.2। 45, इन अ ट्राइंगल PQR बाइसेक्टर ऑफ P, मतलब P को दो हिस्सों में बाइसेक्ट करने वाला QR इन M, if PQ is equal to 10, PR is equal to 10, QM is equal to 8, then QR is equal to dash। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे एंगल है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर रहा है, सॉरी एंगल बाइसेक्ट हो रहा है, सामने वाली साइड में M में टच हो रहा है, तो यहाँ पे PQ अपॉन PR इज इक्वल टू QM अपॉन MR हो जाएगा। अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हो तो MR इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको सीधा 9.6।
यहाँ पे ये लोग क्यू आर पूछ रहे हैं, तो क्यू आर के लिए क्यू एम प्लस एम आर करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली हमारा आंसर आ जाएगा 17.6, क्योंकि 9.6 तो आई थिंक दिया हुआ है, नहीं 9.6 हमने ढूंढा, 8 दिया हुआ है, तो 9.6 प्लस 8 हो जाएगा 17.6। 46 इन ट्राइंगल ABC A dash M dash B comma A dash and dash C where MN is parallel to BC, if AM is to AB is to 2 is to 3 and AC is equal to 15, then NC is equal to what? तो यहाँ भी जैसे कि मैंने फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर को देखते ही आपके मन में ख्याल आ गया होगा कि ये तो वो पैरेलल लाइन वाला थियरम है। तो इसमें रेशियो जो होंगे वो सेम रहेंगे, तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए सी हो जाएगा। सारी चीज़ों को आप पुट डाउन करोगे तो आपको ए एन और एन सी दोनों मिल जाएगा, तो यहाँ पे एन सी पूछा हुआ है विच इज इक्वल टू 5। आगे बढ़ते हैं 47 इन ट्राइंगल ए बी सी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज 90 डिग्री, BM is an altitude, if AB is equal to 4 under root 6, AM is equal to 8, then AC is equal to what? तो यहाँ पे हाँ सही है, ठीक है। फॉर ट्राइंगल BMA, अलग अलग ट्राइंगल के लिए मुझे पहले BM ढूंढ लेता हूँ, तो PGT के हिसाब से BM स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर, सारी चीज़ें सही से पुट करो, सो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो BM स्क्वायर इज इक्वल टू 32 मिल जाता है। यहाँ पे एक हमारा ट्राइंगल के चैप्टर में एक थियरम है, वो कुछ इस तरीके से है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल बनाने वाले वर्टिसेस में से सामने की साइड पे अगर आप दूसरा एक एल्टीट्यूड बनाते हो, तो वो जो एल्टीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो वो जिस बेस के ऊपर बन रहा है उसके सब मल्टीपल हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल BM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू MC हो जाएगा। तो इसी चीज का फायदा लेते हुए हम इसमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एल्टीट्यूड स्क्वायर इज अ प्रोडक्ट ऑफ सब पार्ट ऑफ हाइपोटेन्यूज, तो ये आप याद रखो, आपके लिए बेनिफिशियल है 1 मार्क्स के लिए, वरना सॉल्व करने जाओगे तो पागल हो जाओगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे MC इज इक्वल टू हो जाता है 84, नहीं MC इज इक्वल टू हो जाता है 4 है सॉरी, तो AC इज इक्वल टू AM प्लस MC 8 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 12। तो ये प्रॉब्लम भी यहीं पे सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन और हैं, ये है 13 स्लाइड, ये 14 स्लाइड, ठीक है। XM is a median of triangle XYZ, XY square plus XZ square is equal to 328 and XM is equal to 8, then YZ is equal to what? ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि इसको आप नॉर्मली सॉल्व करने जाओगे तो पागल हो जाओगे। इससे अच्छा मैंने एक थियरम आपके लिए बना के रखा है, मैंने नहीं बनाया एक्चुअली मुझे पता है कि ये थियरम से ऑब्जेक्टिव के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो, जो कि है एपोलोनियस थियरम। एपोलोनियस थियरम कुछ इस तरीके से है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, दो साइड्स का सम ऑफ स्क्वायर करोगे तो वो 2 इंटू ब्रैकेट हाफ अ बेस टू द होल स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। बस ये आप इतना याद रखोगे तो 1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो सारे वैल्यूज अगर यहाँ पे आप पुट करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 328। तो यहाँ पे हमें 20, हाँ यहाँ पे 328 है, इसके बाद मैंने सॉल्व किया है एट द एंड ऑफ द पेज, मतलब यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे पूरा मैंने सॉल्व किया हुआ है। YZ इज इक्वल टू 20, हालांकि 1 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है, 2 मार्क्स के लिए पूछा होता तो ठीक है, बट फिर भी ट्रेडिशनल मेथड जो आप करते आ रहे हो इसके कंपैरिजन में इससे काफ़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। 49 द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ABCD इज 32, क्योंकि ये स्क्वायर है तो उसकी चारों साइडें होगी सेम, तो 32/4 करोगे तो एक साइड मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने फिगर में बनाया हुआ है 8 8 8 8 हो जाता है 32, तो यहाँ PGT का इस्तेमाल करके आप डायगोनल निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डायगोनल निकाल ली है 8/2। 50th question, if A 3,5 and B 8,9 are given points, then dash is the midpoint of AB। ये तो कोई क्वेश्चन है, इस तो फालतू क्वेश्चन है, ये ऐसे पूछना ही नहीं चाहिए, नहीं पूछने चाहिए, मार्क्स भी तो खींचने हैं, हर बार मुश्किल थोड़ी चलेगा। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सेंट्रॉइड का है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2। तो मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड के फॉर्मूला याद नहीं रखने हैं, ये काफ़ी आसान है। तो अगर आप सारी वैल्यूज अच्छे से पुट करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 11/2, 7। तो इसी के साथ हमारे 50 ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं ख़त्म।
यहाँ पे मेरी 52 की स्लाइड है, दैट मीन्स मैंने पूरा पेपर सॉल्यूशन किया हुआ है। अगर आप चाहो तो उस सॉल्यूशन के थ्रू जा सकते हो उस, क्योंकि ये जो 2019 का पेपर था ना, हाँ ये 2019 का ही है, गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने 2019 का ही है। इसमें इन लोगों ने 2 सेक्शन में बांट दिया था, एक ऑब्जेक्टिव थे 50 मार्क्स के और 50 मार्क्स के प्रॉब्लम थे। ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी मीडियम टू हाई रेंज में जाते थे, बट जो सेक्शन इसका दूसरा 50 मार्क्स का है जिसमें प्रॉब्लम पूछे हैं, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी, काफ़ी आसान आसान मज़ेदार प्रॉब्लम्स है। तो इसके पीडीएफ क्वेश्चन पेपर में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसके साथ साथ इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। आप चाहो तो वहाँ से डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आपको अगर मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करें। बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। मुफ्त का ले रहे हो, शर्म करो, लाइक कर दो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।